आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप चाहे एकेडमिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या फिर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की, यह सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए आज के इस टॉपिक को पढ़ते हैं, समझते हैं। बौद्ध जीवनियों के ऊपर जो कृति लिखे गए हैं उनमें आज के इस वीडियो में हम बुद्धचरित, महावस्तु तथा ललित विस्तार, इसके साथ ही दिव्य वादन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये जो रचनाएं हैं, ये सभी रचनाएं हैं, वह किस प्रकार बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं और यह बुद्ध के जीवन से संबंधित किस प्रकार की जानकारी प्रदान करते हैं। तो हम देखें तो इस क्रम में अतीत का बौद्धिक दृष्टिकोण एक अन्य तरीके से वर्णित हुआ है जो बुद्ध की जीवनियाँ कहलाती हैं। इन्हें उनके विचारों को रेखांकित करने वाले व्यक्तिगत आख्यानों के रूप में भी क्रियाशील देखा जा सकता है। पहले क्या था, जब ये रचनाएं नहीं हुई थी, लिखित नहीं की गई थी, तो इससे पहले बौद्ध की जीवनियों के बारे में मौखिक आख्यान के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक बुद्ध से संबंधित जानकारी आगे बढ़ाई जाती थी, बताई जाती थी। उसी प्रकार हम देखें तो सामान्य युग की शुरुआत तथा सामान्य युग की शुरुआती सदियों में जो जीवनी संबंधी लेखन है वह प्रचलन में आम हो चली थी। यानी कि ये जीवनी लिखने का जो प्रसंग हम देखते हैं, यह सामान्य युग में और शुरुआती युग जो होता है प्रथम शताब्दी, इसके मध्य हमें इस प्रकार की जीवनियाँ लेखन की प्रचलन देखने को मिलती है। बुद्ध की जीवनियों की रचना को इस तथ्य ने प्रोत्साहित किया कि बुद्ध स्वयं में एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। न केवल त्रिपिटक साहित्य की बुद्ध की जीवनी से सरोकार रखता था, बल्कि समान युग की शुरुआत में गैर त्रिपिटक साहित्य भी इन विषय वस्तुओं के आसपास विकसित हो रहा था। जब हम बुद्ध के जीवन से संबंधित रचनाओं को देखते हैं तो इसमें त्रिपिटक भी है, जिससे हमें बुद्ध के जीवन से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा हम देखें तो जो गैर त्रिपिटक साहित्य थे उनसे भी हमें विभिन्न प्रकार की जानकारी बुद्ध के जीवन से संबंधित प्राप्त होती थी। अवदान साहित्य जो बुद्ध तथा बोधिसत्वों और अन्य प्रमुख व्यक्तियों के महान कार्यों तथा उनकी कथाओं को प्रस्तुत करता है तथा उन्हें अतीत के भाग के रूप में दिखाता है। इसी प्रकार जो गैर त्रिपिटक साहित्य की बात करते हैं तो अवदान साहित्य भी ऐसी है जिससे हमें बुद्ध और बोधिसत्व के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, इससे संबंधित जो इनके शिष्य थे उनके महान कार्यों की भी कथाएं हमें यहाँ से उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बुद्धवादन इस तरह का पहला साहित्य है। यह ऐतिहासिक बुद्ध पच्चेक बुद्ध हो, जिन्हें बोधि तो प्राप्त हुई किंतु उन्होंने नए धर्म का, नए बौद्ध सिद्धांत या बौद्ध मत का प्रतिपादन नहीं किया। इसके साथ ही महत्वपूर्ण जो थेरे होते, वृद्ध भिक्षु होते थे या थेरियों, यानी कि जो बुद्ध वृद्ध भिक्षुणियाँ होती थी, के गौरव का बखान करता है। अवदान एक सुपरिभाषित परिपाटी को अपनाते हैं। वे किसी पूर्व बुद्ध की अतीत के उपासक द्वारा आराधना से शुरू होते हैं। इसके बाद बुद्ध उस उपासक के पुनः जन्म लेने और उस उपासक द्वारा बुद्ध को पाने का वर्णन करते हैं। तो अवदान में हम देखें तो ये बुद्ध की किसी पूर्व बुद्ध, जो पहले बुद्ध हो चुके हैं, उनके अतीत से उपासना शुरू होती है और इस जन्म में बुद्ध को पुनः प्राप्त करने तक के सफर का वर्णन मिलता है। अवदान साहित्य में जीवनी के तत्व हैं, किंतु ये चरित्र साहित्य जीवन चरित्र से थोड़े भिन्न है। आइए इसमें अब बुद्ध चरित्र को देखते हैं। बुद्ध चरित्र अश्वघोष के बुद्ध चरित्र की तिथि पहली सदी सीई या इसके कुछ बाद निर्धारित की गई है। बुद्ध चरित्र जो है वह अश्वघोष के द्वारा कृति मानी जाती है और इसका समय जो है वह पहली सदी सी माना गया है। इससे ज्ञात होता है कि किस प्रकार जीवनी का उपयोग इतिहास के रूप में किया जाता है। 7वीं 8वीं सदी के चीनी बौद्ध भिक्षुओं ने इसे बहुत लोकप्रिय अध्ययन सामग्री में गिना।
इसमें 17 अध्याय हैं, जिनमें से केवल 13 को अश्वघोष की रचना माना जाता है। जब हम बुद्ध चरित्र की बात करते हैं तो बुद्ध चरित्र अश्वघोष कृति है और यह पहली सदी में इसकी रचना की गई थी। इसमें कुल 17 अध्याय हैं, जिनमें से केवल 13 को अश्वघोष की रचना माना जाता है। बाकी जो 4 अध्याय हैं उसका श्रेय किसी अन्य लेखक को दिया जाता है। मूल ग्रंथ में बुद्ध के जीवन को समाहित किया गया था, किंतु वर्तमान जो संस्कृत ग्रंथ बुद्धत्व की प्राप्ति पर ही समाप्त हो जाता है। जो मूल ग्रंथ बुद्ध की जो जीवन जिसमें समाहित की गई है, उसका जो आज वर्तमान संस्कृत ग्रंथ है, उसमें हमें बुद्ध की जीवन से संबंधित बुद्धत्व तक की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद यह कृति समाप्त हो जाती है। एक अन्य चीनी अनुवाद में इसके अध्याय उपलब्ध हैं। इस ग्रंथ की विशेषता उच्च गुणवत्ता की दरबारी संस्कृत काव्य शैली है। बुद्ध चरित्र के बोधि प्राप्त करने को इस ग्रंथ में उच्चतम बिंदु के रूप में पेश करता है। एक अन्य जो इनके अध्याय हैं बुद्ध चरित्र के, वह चीनी में अनुवाद है, उसके अनुवाद हैं और वह उसमें हमें बुद्ध से संबंधित जो बोधिसत्व की प्राप्ति था उसे उच्चतम बिंदु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बुद्ध का क्षत्रिय वंशज होना, बिंबिसार का उल्लेख आदि ये सभी ऐतिहासिक चरित्र के रूप में बुद्ध की केंद्रीयता की ओर संकेत करते हैं। इसी प्रकार हम देखें महावस्तु तथा ललित विस्तार। महावस्तु का संबंध महासांघिक पंथ से है। जब महावस्तु और ललित विस्तार को हम पढ़ रहे हैं, इसमें महावस्तु जो है उसका संबंध महासांघिक पंथ से है। इसकी तिथि 3री सदी माना गया है। इसको अंशतः मिश्रित संस्कृत में तथा अंशतः प्राकृत में लिखा गया है। इसकी जो रचना हुई है वो मिश्रित संस्कृत में और प्राकृत में इसे लिखा गया है। यह ग्रंथ बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ बताता है। जब हम महावस्तु की बात करते हैं तो इसमें बुद्ध की पूर्व जन्मों की कहानियाँ हमें मिलती है तथा इसके बाद गौतम बुद्ध का भी इसमें वर्णन आता है। शाक्यों और कोलियों की उत्पत्ति के बाद बुद्ध के जीवन की घटनाओं, उनके जन्म, गृह त्याग, बोधि प्राप्त चक्र, धर्म चक्र परिवर्तन, उनके अनुयायियों तथा लोगों का उनके धर्म में शामिल होना और अंततः निर्वाण प्राप्त होने का वर्णन हमें इसमें प्राप्त होता है। इसमें देखिए तो जातक जैसी नैतिक कहानियाँ इसमें बहुत अधिक संख्या में मिल जाती है। अब बात करते हैं ललित विस्तार की। तो ललित विस्तार में हमें बुद्ध के जीवन पर विचार किया गया है। ललित विस्तार जो है अभी हम पढ़ रहे हैं महावस्तु तथा ललित विस्तार। तो महावस्तु हमने पढ़ लिया है, अब आइए ललित विस्तार पे नजर डालते हैं। ललित विस्तार में बुद्ध के जीवन पर विचार किया गया है। बुद्ध को दूषित वर्ग से अवतरित बताया गया है। उनकी जीवन कथा निदान कथा के अनुरूप वर्णित की गई है। उनकी जीवन कथा को निदान कथा के अनुरूप वर्णित की गई है। उनकी जो जानकारियां हैं हमें अनेक मुसीबत कष्टों से निदान प्राप्त करती है। इस प्रकार के कथा के रूप में उनके जीवन का वर्णन किया गया है। धीरे धीरे इस समय तक ये जीवनियाँ प्रशंसापूर्ण जीवन चरित्रों में बदल गई थी। जैसे जैसे समय बीता उसी के अनुसार लेखन पद्धति भी बदलती गई और इस समय तक जब ललित विस्तार की जब कृति हुई उस समय तक जो जीवन चरित्र था वह प्रशंसापूर्ण जीवनियों में बदल गया था। बुद्ध का ऐतिहासिक स्वरूप धूमिल पर रहा था और अब वह धर्म साक्षात स्वरूप ग्रहण करते जा रहे थे। यानी कि जो बुद्ध की जो ऐतिहासिक जानकारी थी अब वो जानकारी न रह करके प्रशंसापूर्व जीवन चरित्र बन गया था और वो जो विवरण था वह धर्म का रूप ग्रहण करने लगा था। यह भी कहा जाने लगा कि बुद्ध अविनाशी हैं तथा उनका निर्माण घटित नहीं हुआ। प्रशंसा में यह समय ऐसा आया था कि जब उनके निर्माण को निर्माण न मान करके लोग बुद्ध को अविनाशी कहने लगे और उनका मानना था कि उनका निर्माण घटित यानी उनका निर्माण नहीं हुआ था। अब आइए दिव्य वादन पे नजर डालते हैं और समझते हैं इसको। संघ के श्रेष्ठ संरक्षणदाता के रूप में सम्राट अशोक के कृत्यों को
दिव्य वादन की रचना के कुछ खंडों में शामिल किया गया है। जब दिव्य वादन की हम बात करते हैं तो इसमें विशेषकर संरक्षण दाताओं का उल्लेख प्रमुखता से हमें देखने को नजर मिलता है। इस क्रम में हम देखें तो कई ऐतिहासिक जो शासक थे, व्यक्ति थे, इनमें उनका जिक्र आता है और इससे एक ऐतिहासिक परंपरा की ओर यह लेखन मुड़ता हुआ नजर आता है। इन खंडों में हमें अशोक मौर्य, उसके पुत्र कुणाल तथा उसके छोटे भाई विताशोक के जीवन से जुड़े प्रसंगों को शामिल किया गया है। इससे हमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इन खंडों को क्रमशः अशोक वादन, कुणाल वादन तथा विताशोक वादन भी कहा जाता है, क्योंकि इनसे संबंधित व्यक्तियों की प्रमुख जानकारी हमें दिव्य वादन से प्राप्त होती है। इनकी तिथि लगभग 3री सदी सीई है, किंतु पुरानी मौखिक व लिखित रचनाओं पर इनकी कृतियों ने स्वयं को आधारित किया है। वैसे तो इनका जो लेखन काल है वह 3री सदी मानी गई है, पर इसमें कुछ जो मौखिक पूर्व काल से जो चले आ रहे थे जानकारी, उनको भी सम्मिलित किया गया है। अशोक वादन मौर्य वंश के, अब हम पढ़ रहे हैं अशोक वादन। दिव्य वादन हमने पढ़ लिया, अब आइए पढ़ते हैं अशोक वादन। अशोक वादन दिव्य वादन को भी कहा जाता है। तो आइए, अशोक वादन मौर्य वंश के इतिहास का वर्णन करती है, जिसमें अशोक तथा उसके पुत्र से संबंधित कथाओं के बीच बुद्ध के काल से उत्तर भारत में अस्तित्व में रहे बौद्ध संघ के वरिष्ठ भिक्षुओं का इतिहास भी शामिल किया गया है। जब हम अशोक वादन का अध्ययन करते हैं, इसमें हम देखते हैं जो अन्य बौद्ध संघ थे, उसके जो वरिष्ठ भिक्षु थे, उनके इतिहास को और उनके जीवन की घटनाओं को भी शामिल किया गया है। अशोक को एक आदर्श तथा चक्र परिवर्तन राजा के रूप में पेश किया गया है। इसी प्रकार हम देखें तो बौद्ध धर्म के इतिहास की प्रमुख घटनाओं को सुरक्षित करने के लिए एक ऐतिहासिक परंपरा का सृजन किया गया। अतः संगतियों तथा थेरवादी भिक्षुओं के संबंध में शब्द चित्रों को लेखबद्ध करने की शुरुआत हुई। इन विवरणों को किसी खास राजनीतिक व्यक्तित्व के साथ, जैसे अशोक के साथ जोड़कर यह परंपरा अधिक गंभीरता से लिए जाने का अवसर पा सकती थी। जो हमें ऐतिहासिक व्यक्ति से संबंधित जो लेख, जीवन चरित्र जानकारी प्राप्त होती है, उससे क्या है कि बुद्ध रचित जो ग्रंथ थे, उनकी सत्यता, उनकी ऐतिहासिकता और मजबूत होती थी। इसी कारण से वे ऐतिहासिक व्यक्ति से अपने रचनाओं को जोड़ते थे। जैसी प्रकार देख ले, उन्होंने अशोक के साथ अपनी रचनाओं को इसलिए जोड़ा ताकि उनकी ऐतिहासिकता को गंभीरता से लिया जाए। जैसे जैसे बौद्ध धर्म नए क्षेत्र में विस्तार कर रहा था और नव दीक्षितों को आकर्षित कर रहा था, जीवनी परक लेखन महत्वपूर्ण बनता गया। उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, फैलाव बहुत अत्यधिक मात्रा में हो रहा था, अधिक विस्तार से हो रहा था। तो जो नए दीक्षित लोग थे, जो इसकी ओर आकर्षित हो रहे थे, या उन्हें आकर्षित करने के लिए इस प्रकार की जीवन परक जो है लेखों की रचना की गई। चरित्र शैली का इस्तेमाल न केवल बुद्ध की ऐतिहासिकता स्थापित करने के लिए किया गया, जो वैसे ही पूर्व स्थापित हो चुकी थी, बल्कि संघ से जुड़ी घटनाओं की सत्यता को स्थापित करने के लिए भी किया गया। इसी प्रकार बौद्ध परंपरा में जीवनियां महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, क्योंकि यह एक नई शैली थी जो इस तथ्य पर बल देती थी कि बौद्ध धर्म के संस्थापक एक ऐतिहासिक व्यक्ति है, एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व है। तो जब हम बौद्ध परंपरा जो जीवनियां देखते हैं, वह उसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वह एक नई शैली के रूप में विकसित हुई थी, और वह इस बात पर बल देती थी कि बौद्ध धर्म के संस्थापक एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं, एक ऐतिहासिक व्यक्ति है।